स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेरेट क्लासेस में। तो आप सभी को पता है कि हम सभी जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें से आज का जो वीडियो है वह है सूर्यवंश से रिलेटेड। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने हुमायूं को पढ़ा था, और जब मैं हुमायूं को आपको पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था आपको कि हुमायूं कुछ सालों के लिए निर्वासन काल में चला गया था। मतलब जब शेरशाह सूरी ने उसके ही साम्राज्य मतलब आगरा और दिल्ली पर हमला कर दिया था, तो वह अपना साम्राज्य छोड़कर कहाँ चला गया था? भाग गया था। अपना साम्राज्य छोड़कर भाग गया था। तो क्या हुआ, उस बीच में उस जगह पर आगरा और दिल्ली पर शासन किसने किया? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, और सूर्यवंश की स्थापना की थी। तो क्योंकि ये दोनों समकालीन थे, हुमायूं के और शेरशाह सूरी उन दोनों का ही समकालीन था, तो इसलिए आज हम सूर्यवंश को कवर करेंगे, जिसका समयकाल था 1540 से 1555 ईस्वी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको वन बाय वन हम सभी इस वीडियो में कवर करेंगे, और लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको एक लिंक बनी रहे हिस्ट्री को समझने में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सूर्यवंश का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर 1486 में हुआ था, जबकि परमात्मा शरण के विचार के अनुसार शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर उसके जन्म से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शन है। ठीक है, कंफर्म नहीं है कि वो किस डेट में हुआ था, लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार उसका जन्म कहाँ और किस वर्ष हुआ, तो आप बताइएगा 1486। और अगर पूछे परमात्मा शरण के विचार के अनुसार तो आपको बताना है 1472। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है। पहले अपने बाबर को पढ़ा है, हुमायूं को पढ़ा है, और बीच में शेरशाह सूरी आ गया था, उसको हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था तथा इनके पिता का नाम हसन खां था। ठीक है, थोड़ी जो शेरशाह सूरी का नाम है वह शेरशाह सूरी क्यों पड़ा उसको आप वन बाय वन समझिएगा। ठीक है, पहले उसका नाम क्या था? फरीद खां। ओके, और इनके पिता का नाम था हसन खां। इनके पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। 1494 में फरीद मतलब शेरशाह सूरी फरीद पिता से नाराज होकर जौनपुर आया और यहाँ उसने शिक्षा प्राप्त की। 1520 में पिता हसन की मृत्यु के बाद यह अपनी पिता की गद्दी का मालिक हो गया। पारिवारिक विवाद के कारण यह बाद में दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने चला गया। पारिवारिक विवाद से मतलब क्योंकि जो उसके पिता थे हसन, उनकी 4 बेगम थी और उन 4 बेगम से उनके 8 पुत्र थे, जिसके कारण वहाँ पर गद्दी के लिए पारिवारिक विवाद हुआ। तो विवाद के कारण जो शेरशाह सूरी था, या कह सकते हो फरीद खां था, वह दक्षिण बिहार चला गया और वहाँ के जो सूबेदार थे बहार खां लोहानी वहाँ पर नौकरी करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, बहार खां लोहानी ने शेर खां को अपने बेटे जलाल का संरक्षण नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो बहार खां के साथ आगे क्या हुआ, जब जो शेर खां था वह बहार खां के साथ एक शिकार की यात्रा पर गया, तो क्या हुआ, बहार खां के साथ एक शिकार यात्रा में इसने एक शेर का वध कर दिया, जिस कारण इसका नाम फरीद खां से शेर खां पड़ गया। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए कि जो शेर खां था उसका नाम कैसे पड़ा, कह सकते हैं फरीद खां का नाम शेर खां कैसे पड़ा, तो उसका पड़ा क्योंकि उसने एक शेर का वध कर दिया था। बाद में क्या होता है, बाद में बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। जो बहार खां लोहानी था, जो क्या था, बिहार का शासक था, वह अपने नाम में मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देता। ठीक है, आगे क्या होता है, लोहानी सरदारों के संयंत्र के कारण शेरशाह सूरी को बिहार छोड़ना पड़ता है और यह बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। ठीक है, जो लोहानी के सरदार थे, ठीक है, उनके कारण शेरशाह सूरी को बिहार छोड़ना पड़ता है, जिसके यहाँ पर जलाल का संरक्षक था, वहाँ उसको छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो लोहानी के सरदार थे उनके षड्यंत्र के कारण उसको बिहार छोड़ना पड़ता है। तो जैसे ही बिहार छोड़ता है तो वो क्या करता है, वह बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो बाबर की सेना में शामिल होता है तो वह चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से युद्ध करता है। ठीक है, आगे क्या होता है,
शेरशाह मुगल सेना में लगभग 15 महीने तक रहा और इस दौरान उसने मुगलों के सैनिक संगठन, सैनिक चालें, तोपखाने के प्रयोग का अध्ययन किया और ये अनुभव प्राप्त किया कि मुगल प्रशासन तथा सैन्य विधान में अनेक कमियां हैं। यदि प्रयत्न किया जाए तो मुगलों को हराया जा सकता है। ठीक है, मतलब जब तक वो 15 महीने तक जब वो मुगल या कह सकते हैं मुगलों की सेना में रहा या बाबर की सेना में रहा तो उसने उनकी कमियों को जान लिया। ठीक है, यही कमियां उसके लिए कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट बनी दिल्ली पर शासन करने के लिए। ठीक है, जब उसने हुमायूं को हराया था। आगे क्या होता है, वह एक वाक्य कहता है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये किसका कथन है? ये शेरशाह सूरी का कथन है। उसने कहा था, यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। ठीक है, आगे है, जब बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया तब शेरशाह की सेवाएं बाबर के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुई। ठीक है, आगे क्या होता है, बाबर को इस महत्वाकांक्षी अफगान पर संदेह हो गया था तो उसने अपने पुत्र हुमायूं को शेर खां से सतर्क रहने की सलाह दी थी। ठीक है, तो बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को एक कथन कहा था, किसके बारे में? शेर खां के बारे में। कहा था कि शेर खां पर नजर रखना, वह चालाक आदमी है, उसके माथे पर राजत्व के लक्षण दिखाई देते हैं। क्योंकि बाबर किसको समझ गया था? शेरशाह सूरी को समझ गया था, तो उसने अपने पुत्र हुमायूं को सतर्क किया था। तो शेर खां को भी लगा कि मुगलों के साथ उसका निर्वाह नहीं होगा, तो उसने क्या किया, 1528 ईस्वी के अंत में शेर खां मुगलों की नौकरी छोड़कर पुनः बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह, जो बहार खां लोहानी था, के पास आ गया। क्या होता है, सुल्तान ने भी उसका स्वागत किया और उसे अपने अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां का संरक्षक फिर से नियुक्त कर दिया। ठीक है, आगे होता है 1528 में सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह मतलब बहार खां लोहानी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका जो उत्तराधिकारी था जलाल खां, वो एक नाबालिग था। तो शेर खां मोहम्मद शाह की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लेता है और खुद प्रधान शासक बन जाता है। ठीक है, क्योंकि जो शेरशाह सूरी था उसमें शासन करने कह सकते हैं राजत्व के लक्षण थे, तो उसके पास ऐसा दिमाग था कि कैसे उसको किसी जगह का शासक बनना है। तो उसने अपना दिमाग लगा के उसकी विधवा जो बिहार के शासक थे मोहम्मद शाह या कह सकते हैं बहार खां लोहानी, उनकी जो विधवा थी दूदू बेगम, उनसे विवाह कर लिया और विवाह करते ही वह खुद वहां का प्रधान शासक बन गया। तो जलाल खां के बाद कुछ अफगान सरदारों के साथ वह बंगाल भाग गया, क्योंकि जो कह सकते हैं ये शेरशाह सूरी था, जब उसने शेर खां जो शेर खां था वह वहाँ का शासक बनता है, तो जो जलाल खां था जो उसका पुत्र था, किसका पुत्र था? मोहम्मद शाह का। ठीक है, बहार खां लोहानी का जो पुत्र था जलाल खां, वह कुछ अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग जाता है। तो इसके बाद जब वो भाग जाता है तो इसके बाद जो शेर खां था वह पूर्ण रूप से दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन जाता है। ठीक है, तो जब वो वहाँ का वास्तविक शासक बन जाता है तो वह अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। साम्राज्य के विस्तार में वह 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है और आगे वह 1530 में चुनार के किले, जो वहाँ की विधवा थी ताज खां, वहाँ की उनका नाम था लाड मल्लिका, उनसे विवाह कर लेता है और चुनार के किले को भी अपने कह सकते हैं अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि उसने चुनार किले पर कैसे कब्जा किया। ठीक है, थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो उसने चुनार का प्रथम घेरा किया था 1532 ईस्वी में। ठीक है, जब किसी किले को अपने अधीन किया जाता है तो उसका सबसे पहले घेरा किया जाता है। ठीक है, तो यह घेरा किया उसने 1532 में। मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। चुनार का किला इस समय शेर खां के अधीन था। ठीक है, हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को घेरा था लेकिन जीत नहीं सका। शेर खां बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और इसने हुमायूं के साथ संधि कर ली। आगे होता है चुनार का द्वितीय अभियान जो 1537 में हुआ। शेर खां ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया और इस अवसर पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता की मांग की, परंतु हुमायूं सहायता नहीं कर सका। तो इसके बाद हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर आक्रमण अवश्य कर दिया और 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार का किला जीत लिया। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे है चौसा का युद्ध। मतलब जो चुनार का पहला अभियान था और चुनार का द्वितीय अभियान था, वहां पर शेरशाह सूरी को कोई सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, वहां पर हुमायूं ही जीतता आ रहा था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कैसे उसने जीत हासिल की थी।
उसके बाद होता है चौसा का युद्ध 1539 में। यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में हुमायूं के अनेक सैनिक गंगा एवं कर्मनाशा नदी में डूबकर मर गए। ठीक है, तथा हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ा। ठीक है, मतलब ये होता है कि जब ये युद्ध होता है शेर खां हुमायूं के बीच में, क्योंकि जो शेर खां था वह बिहार का ही शासक था और वह अपने एरिया से भली भांति परिचित था। ठीक है, और ये जब युद्ध हुआ था ये मानसून में हुआ था। उस समय पर ये नदियाँ उफान या कह सकते हैं बाढ़ की स्थिति में रहती हैं। तो यह युद्ध किसके अनुकूल रहा? शेर खां के अनुकूल रहा। ओके, तो इस युद्ध में जो हुमायूं था वह नदी में डूब के मरने लगता है, तो उसकी जो एक निज़ाम नामक एक भिश्ती था वो इसे डूबने से बचाता है। ठीक है, लेकिन यह युद्ध हुमायूं हार जाता है। इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा तथा इस उपलक्ष्य में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, यहाँ से उसका नाम शेरशाह पड़ गया। पहले उसका नाम फरीद खां था, फिर उसने शेर को मारा तो उसका नाम शेर खां हो गया, और जब उसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया तो वह शेरशाह कहलाया। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद हुआ कन्नौज, यह कह सकते हैं बिलग्राम का युद्ध, जो 1540 ईस्वी में लड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। इसी युद्ध के बाद से पूरी सत्ता पलट गई थी दिल्ली की। यह युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। ठीक है, और इस युद्ध के बाद शेरशाह का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो गया। यहीं के बाद से हुमायूं को अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ा। हुमायूं को हराने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जब वह दिल्ली का शासक बन गया, कौन बन गया? शेरशाह सूरी। तो उसने क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो साम्राज्य के विस्तार में सबसे पहले उसने किया बंगाल विद्रोह का दमन, जो किया उसने 1541 में। तो बंगाल के गवर्नर खिजर खां ने 1541 में विद्रोह कर दिया और इसने फिर उसके बाद बंगाल को 19 सरकारों में बांट दिया। मतलब 19 जैसे अपने यहाँ पर जिले होते ना, वैसे ही उसने 19 सरकारों में बांट दिया और प्रत्येक सरकार में एक सिकदारन की नियुक्ति की, जो सुल्तान के सीधे नियंत्रण में थे। ठीक है, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा एरिया था। जब उसने उन छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया तो इससे उसको आसानी हुई कि जिस जगह पर भी दंगा होता था वह वहाँ के सिकदार से कनेक्ट रहता था और वहाँ पर उसको विद्रोह का दमन कर देता था। उसके बाद किया उसने मालवा पर विजय, जो 1542 में हुआ। वहाँ पर इस समय पर वहाँ का शासक था मल्लू खां, जिसे कादिर शाह भी कहते थे। इसने अपनी राजधानी उज्जैनी में शेरशाह का स्वागत किया और मालवा राज्य शेरशाह को सौंप दिया। उसके बाद करता है वो रायसीन विजय, जो 1547 में हुआ। यहाँ के राजा पूरनमल चौहान थे और शेरशाह ने रायसीन के दुर्ग को चालाकी एवं धोखे से विजित किया था, जो इसके जीवन में कलंक था। जो रायसीना का किला था वहाँ के राजा थे पूरनमल। ठीक है, तो जब शेरशाह उस किले पर कह सकते हैं उसको घेरा करता है तो यह पूरनमल उससे संधि कर लेता है कि आप हम लोगों को नहीं मारेंगे, हमारी जनता को नहीं मारेंगे। तो जो शेरशाह है वो जो कुरान, जो पवित्र ग्रंथ होता है मुसलमानों का, उस पर हाथ रख के यह प्रण करता है कि मैं किसी भी सैनिक को या कह सकते हैं आपको भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, लेकिन वह बाद में कुछ लोगों के साथ मिलके पूरनमल चौहान को ही मार डालता है और उसके को जो भी सैनिक वैनिक थे उनको भी सबको मार डालता है। ठीक है, तो यह शेरशाह के ऊपर एक जीवन का कलंक है, जो उसने कुरान जैसी पवित्र ग्रंथ था उसके ऊपर हाथ रख के भी उसका पालन नहीं किया था। तो कहते हैं ये उसका कलंक था। आगे होता है मारवाड़ विजय। यहाँ के शासक मालदेव थे और यह राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि इसने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्राय खो चुका था। ठीक है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्राय खो चुका था। इसका मतलब है क्योंकि जो राजपूत थे वह बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ताकतवर थे। ठीक है, तो वो हारने ही वाला था लेकिन वो जीत गया। तो वही वो बोल रहा है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्राय खो ही चुका था। आगे होता है कालिंजर अभियान, जो होता है 1544 में। यहाँ के शासक कीर्ति सिंह थे। कालिंजर का घेरा लगभग 7 महीने तक पड़ा रहा। जब किले को विजित नहीं कर सका तब शेरशाह ने मई 1545 में किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी। इसके बाद क्या हुआ, जब गोला दाग रहे थे उसके दीवार पर तो कुछ गोला दीवार से टकराकर सीधा उनकी तरफ रिवर्स हो गया, जिससे क्या हुआ, शेरशाह सूरी गंभीर रूप से घायल हो गया। और इसी जब वह गंभीर रूप से घायल हो गया तो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके मरने से पहले उसे किले जीतने की समाचार प्राप्त हो गया था कि वो किला जीत चुका है। उसके बाद वह मर गया था। उसके बाद उत्तराधिकारी हुए शेरशाह सूरी के। तो उसके उत्तराधिकारी थे 2, आदिल खां और जलाल खां। ठीक है,
जिसमें से शेरशाह सूरी ने आदिल खां को वहां का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन उत्तराधिकारी बना जलाल खां, जो इस्लाम शाह से जाना गया। यद्यपि मृत्यु से पहले शेरशाह ने अपने बड़े पुत्र आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु उसकी मृत्यु के 3 दिन बाद अर्थात 25 मई 1545 को ही अफगान सरदारों के सहयोग से उसका छोटा पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह, जिसका সময়काल रहा 1545 से 1553, की उपाधि धारण कर राज सिंहासन पर बैठा। ठीक है, आगे होता है 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका अवयस्क पुत्र फिरोज राजगद्दी पर बैठा, परंतु 3 दिन बाद ही उसके मामा मुबारिज खान ने उसको मरवा दिया और स्वयं आदिल शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, उसके बाद होता है 1555 में सूर साम्राज्य 3 भागों में बट गया, जिसमें से सिंहासन के एक दावेदार इब्राहिम खां सूर ने आक्रमण कर दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया और इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की। उसके बाद क्या होता है, जो आदिल शाह था उसने चुनार को अपनी राजधानी बनाया और पूर्व के राज्य से ही संतोष कर लिया। इसके बाद इब्राहिम खान ने कुछ दिन ही शासन कर पाया कि पंजाब के सूबेदार अहमद खान ने उस पर आक्रमण करके दिल्ली और आगरा पर फिर से कब्जा कर लिया और सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, इसी सिकंदर शाह से हुमायूं का युद्ध होता है सरहिंद का, जिसमें हुमायूं फिर से जीतता है और दिल्ली और आगरा पर फिर से अपना शासन व्यवस्था स्थापित करता है। ठीक है, फिर होता है सरहिंद का युद्ध 1555 में, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित करके पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, इस तरीके से ये सूर्यवंश था। अब पढ़ेंगे हम वहां की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो सर्वप्रथम शेरशाह ने गज ए सिकंदरी के माध्यम से भूमि की नाप कराई और कृषि योग्य भूमि को 3 श्रेणियों उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी में विभाजित किया। तीनों का औसत उपज निकालकर 1/3 भाग भू राजस्व निर्धारित किया गया और इस व्यवस्था को जाप्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगर शेरशाह द्वारा चलाए गए कर की बात करें तो पहला कर था खिराज, जिसे भूमि कर के नाम से जानते थे, और यह उपज का 1/3 भाग होता था। फिर था जरीबाना, जो भूमि की नाप के लिए उपज का 2.2% लगता था। फिर था महासिलाना, जो राजस्व अधिकारियों के लिए उपज का 5% था। आगे बात करें शेरशाह द्वारा बनवाई गई सड़कों के बारे में, जिसमें से पहली थी सड़क ए आजम, जिसे जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड। यह सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पंजाब में अटक तक जाती थी। लगभग यह 1500 मील लंबी थी। ठीक है, यह आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी और फिर आगरा से चित्तौड़गढ़ तक जाती थी और लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। अगर बात करें शेरशाह द्वारा चलाए गए सिक्कों के बारे में, तो शेरशाह ने अपने सिक्कों पर फारसी भाषा के साथ साथ देवनागरी में भी लेख करवाए, जिसमें से तो पहला रुपया, यह चांदी का सिक्का था और रुपया का प्रचलन सर्वप्रथम शेरशाह ने किया था। दूसरा था अशरफ, यह सोने का सिक्का था, और तीसरा था दाम, यह तांबे का सिक्का था। अगर आगे बात करें तो शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है और यह पानी के बीचों बीच है। ठीक है, यहाँ पर सूर्यवंश का जो भी थ्योरी था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की, उनको भी डिटेल से कवर कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, कुछ बुक्स हैं जो मैंने थ्योरी में ऐड नहीं की हैं, बट मैं आपको इस टेस्ट के जरिए आपको बता दूंगी। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, तारीख ए शेरशाही की रचना किसने की? तो ऑप्शन है अबुल फजल, अमीर खुसरो, अब्बास खान सरवानी या रिचकुल्ला। तो इसके राइट आंसर है अब्बास खान सरवानी। ठीक है, अब्बास खान सरवानी थे, इनको आदेश अकबर ने दिया था और यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई थी और इसमें शेरशाह के जीवन की घटनाओं का वर्णन दिया गया। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। दूसरी पुस्तक है वाक़ियात-ए-मुस्ताकी के लेखक कौन है? ऑप्शन है अहमद यादगार, अब्बास खान सरवानी, अमीर खुसरो या रिचकुल्ला। तो इसका राइट आंसर है रिचकुल्ला। ठीक है, तो रिचकुल्ला ने वाक़ियात-ए-मुस्ताकी नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में लोधी वंश और शेरशाह के प्रशासन का विवरण दिया गया। आगे बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी रचना तारीख़-ए-सलातीन-ए-अफ़गान के लेखक ने की थी? तो ऑप्शन है अहमद यादगार, अब्बास खान सरवानी, अमीर खुसरो या रिचकुल्ला। तो इसका राइट आंसर है अहमद यादगार। तो इसकी रचना किसने की थी? अहमद यादगार ने की थी
और इस पुस्तक की रचना अहमद यादगार ने जहांगीर के काल में की थी। ओके, ये जो पुस्तकें थी ये शेरशाह सूरी से रिलेटेड है, इसलिए ये थोड़ा जानना जरूरी है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सूर्यवंश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है वाकियात मुस्ताकी, तारीख सलातीन या अफगाना, तारीख शेरशाही या हुमायूं नामा। तो आपको ऑप्शन में ही समझ आ गया होगा, इसका राइट आंसर है हुमायूं नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की? ऑप्शन है चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध या सरहिंद का युद्ध। तो राइट आंसर है चौसा का युद्ध, जो 1539 में लड़ा गया। किसके बीच में? हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ठीक है, जिसमें से शेरशाह ने हुमायूं को हराकर शेरशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह ने मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था? ऑप्शन है चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध या सरहिंद का युद्ध। तो राइट आंसर है कन्नौज का युद्ध, जो 1540 में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं शेरशाह को हराकर मुगलों को कुछ वर्षों के लिए भारत से निकाल दिया था। ठीक है, मतलब वो निर्वासन काल में चला गया था कुछ समय के लिए। हुमायूं कहाँ चला गया था? निर्वासन काल में चला गया था कुछ समय के लिए। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं ने भारत पर पुनः अधिकार करके अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की? ऑप्शन है सरहिंद का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। तो राइट आंसर यहाँ पर सरहिंद की लड़ाई में। ठीक है, तो जो कन्नौज की लड़ाई थी उसमें हारने के बाद हुमायूं 15 साल तक भारत से बाहर रहा। हुमायूं ने जून 1555 में सरहिंद की लड़ाई में जो सूर्यवंश के साथ सिकंदर था, सिकंदर सूरी, उसको हराकर भारत में अपनी पुनः सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, इतना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, और वो जुलाई 1555 में फिर से दिल्ली का शासक बना था। नेक्स्ट है, दूसरे अफगान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी या सिकंदर शाह सूरी। तो राइट आंसर यहाँ पर शेरशाह सूरी। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने या किसे हजरत ए आला के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है बलबन, नसरुद्दीन कबाचा, रुकनुद्दीन फिरोज या शेरशाह सूरी। तो राइट आंसर यहाँ पर शेरशाह सूरी। इसका एक उपनाम है हजरत ए आला। ठीक है, जब ये दक्षिण बिहार का शासक बना था उसके बाद इसने वो उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, शेरशाह ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन है सासाराम, दिल्ली, बंगाल या जौनपुर। तो राइट आंसर है इसका जौनपुर। ठीक है, तो जो शेरशाह था वह मध्यकालीन शासकों में सबसे अधिक शिक्षित था। वह अरबी, फारसी और गणित का विशेषज्ञ था। ठीक है, और उसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा, शेरशाह ने यह बयान किस युद्ध के बाद दिया था? ऑप्शन है चंदेरी अभियान, पानीपत का दूसरा युद्ध, चौसा का युद्ध या सूरजगढ़ का युद्ध। तो चंदेरी, इसका राइट आंसर है चंदेरी अभियान के बाद। ठीक है, क्योंकि वह मुगलों की कमजोरी को जान गया था, इसलिए उसने ऐसा कथन कहा था। नेक्स्ट है, किस युद्ध के दौरान शेरशाह ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो ही दिया था? ऑप्शन है बिलग्राम का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध या मारवाड़ का युद्ध। तो राइट आंसर यहाँ पर मारवाड़ का युद्ध। ठीक है, जो मारवाड़ का युद्ध था वह 1544 ईस्वी में मालदेव और शेरशाह के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। निम्नलिखित में से किस प्रांत में शेरशाह ने नया प्रशासन लागू किया? ऑप्शन है मारवाड़, बंगाल, राजस्थान या सिंध। तो राइट आंसर यहाँ पर बंगाल। शेरशाह ने बंगाल में एक नया प्रशासन शुरू किया था। ठीक है, और बंगाल शेरशाह की शासन प्रणाली का कह सकते हैं मॉडल था। ठीक है, और वहां पर उसने 47 सरकारों में विभाजित किया था। नेक्स्ट पर चले। निम्नलिखित में से किस वंश के सुल्तानों ने हिंदवी को अर्ध राजकीय भाषा का दर्जा दिया? ऑप्शन है गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या सूर वंश। तो राइट आंसर है सूर वंश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के समय भूमि कितने भागों में विभाजित थी? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर राइट आंसर है 3। ओके, नेक्स्ट है, शेरशाह के शासनकाल में मुल्तान प्रांत में कर की दर क्या थी? तो ऑप्शन है 50%, 40%, 33% या 25%। तो यहाँ पर राइट आंसर है 25%। ठीक है, तो कर की दर थी 25%, जबकि साम्राज्य के अन्य विभागों में जो कर थी वह थी 33%। नेक्स्ट है, शेरशाह के समय चांदी के सिक्के, ये कह सकते जो रुपए कहा जाता था, उनका वजन कितना था?
तो ऑप्शन है 180 ग्राम, 320 ग्राम, 250 ग्राम या 200 ग्राम। तो राइट आंसर है 180 ग्राम। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली में दान का लंगर स्थापित किया? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, शेरशाह या शिवाजी। तो राइट आंसर है शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार शेरशाह का आधुनिक जीवनी लेखक है? तो ऑप्शन है डॉक्टर R.P. त्रिपाठी, डॉक्टर कानूनगो, कर्नल टॉड या डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा। तो राइट आंसर है डॉक्टर कानूनगो। नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शेरशाह को अकबर का गुरु माना है? तो ऑप्शन है यहाँ पर डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, कर्नल टॉड या डॉक्टर R.P. त्रिपाठी या डॉक्टर कानूनगो। तो राइट आंसर डॉक्टर R.P. त्रिपाठी। ओके, इसी को शेरशाह को अकबर का गुरु माना। ठीक है, इसी ने ऐसा माना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन थे, थ्योरी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है सूर्यवंश से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अकबर पे रहेगा। यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ओके बच्चों।